नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड प्राइम में। शुरुआत करते हैं खबरों की। चमोली हादसे के 10 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने 58 शव बरामद कर लिए हैं, जबकि 22 मानव अंग भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल 146 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है और तलाश अभियान में एसडीआरएफ की 12 टीमें जुटी हुई हैं। वहीं सर्च ऑपरेशन में ड्रोन की मदद ली जा रही है, जिससे लोगों की सही लोकेशन का पता लगाया जाए। आपदा स्थिति में और उससे निपटने के लिए वार्निंग सिस्टम भी लगा दिया गया है। तो चमोली हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ की 12 टीमें डटी हुई हैं, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि जब जब पानी का बहाव बढ़ रहा है, तब तब रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका जा रहा है। 58 शव अभी तक बरामद हो चुके हैं, लेकिन 146 लोग अब भी लापता हैं। और जो 58 शव बरामद किए हैं, उनमें से कुछ ही लोगों की शिनाख्त हो पाई है। एसडीआरएफ की 12 टीमें अभियान में जुटी हुई हैं। अब तक 58 शव बरामद किए गए हैं। एसडीआरएफ की 12 टीमें अभियान में जुटी हुई हैं। चमोली में रेस्क्यू अभियान जारी है। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, अब तक 58 शव बरामद कर लिए गए हैं। चमोली जल प्रलय के बाद लगातार लोगों को ढूंढने का काम किया जा रहा है और तमाम बड़े अधिकारी भी मौका मुआयना करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो चमोली में आई आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बीच एनटीपीसी भी लोगों की मदद के लिए खुलकर आगे आ रही है। एनटीपीसी के सामाजिक दायित्व के तहत पूरा मानव संसाधन महकमा आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन घाटी के लोगों को राहत पहुंचाने में युद्ध स्तर पर काम शुरू कर चुका है। एनटीपीसी की तरफ से लोगों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में गांव के लोगों के साथ साथ स्कूल और आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी फायदा मिल रहा है। इस शिविर में जरूरतमंद लोगों के लिए दवाइयों के साथ चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें जान मान के जिसका नुकसान हुआ है, जिनका मृत्यु एस्टेब्लिश होने के बाद हम लोग उनको 20 लाख रुपए का मुआवजा एनटीपीसी के तरफ से दे रहे हैं। और साथ में इसके ऊपर जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत जो स्टैट्यूटरी है, वहाँ लगभग मैं जो देख रहा था उसमें 6 से 16 लाख तक का मुआवजा डिपेंडिंग ऑन मैंने उनका कितना एज में वो एज के हैं वो और उनका क्या था इनकम, उसके ब्रैकेट में मैं जो देख रहा था, जो अभी तक जो 5 एस्टेब्लिश हुए हैं डेथ, जिनका डेथ सर्टिफिकेट मिला है, वहाँ लगभग 14 से 16 लाख रुपया का मुआवजा का राशि उन लोगों का हो रहा है। तो कुल मिलाकर मान लीजिए वो 15 और 20 और जो 6, ये मिलाकर इतना ही मुआवजा हर परिवार को जो उनका नेक्स्ट ऑफ कीन है उनको मिलेगा। डोईवाला में कांग्रेस ने पेट्रोल के बढ़े हुए दाम और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता डीएम ऑफिस पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और तेल के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। वहीं किसानों के गन्ने की पेमेंट को लेकर भी कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्ण रूप से ये सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की सरकार हो, दोनों फेल है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहरे हो चुके हैं। उन्होंने उनको सुनाई नहीं देता। जनता की परेशानियां ना उनको दिखाई देती है ना सुनाई देती है। और आज हम डोईवाला में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर विरोध स्वरूप साइकिल पे जा रहे हैं एसडीएम कार्यालय। वहां पे जाकर ज्ञापन देंगे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री तो बहरे हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं देवेंद्र रावत जी, वो इस जनता की पीड़ा को सुने। और जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इस पे कोई ना कोई जो टैक्स में कंसेशन दे स्टेट लेवल पे और इस प्रदेश की जनता को थोड़ी राहत दे। देखिए, बिल्कुल बुरी तरह फेल हो गई है। इन्होंने ये मुद्दा लेकर आया था, महंगाई कम करेंगे, गरीब आदमी को रोजगार देंगे। किसी भी मुद्दे पर ये खड़े नहीं उतरे हैं। देखिए, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, चरम पर है महंगाई। ये जो लोगों से जो इन्होंने लेना है उस पर दिन प्रतिदिन दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो लोगों को देना है, जिन्हें किसानों को फसल का दाम देना है, सरकारी कर्मचारी को जो हर प्रति डीए बढ़ता है उनका वो बढ़ता है, सब इन्होंने रोक रखा है। सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो इनको आय आती है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने निशाना साधा और साइकिल यात्रा निकाली है।
तस्वीरें आप देखिए। बढ़ती महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। हमारे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजकुमार, कांग्रेस लगातार सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ने साइकिल यात्रा निकाली है बढ़ती महंगाई को लेकर, क्या जानकारी प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला में बड़ा प्रदर्शन किया है, क्योंकि डोईवाला सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है, तो जाहिर सी बात है जब डोईवाला में कोई प्रदर्शन होगा तो उसकी गूंज सचिवालय में भी गूंजेगी और प्रशासन में भी गूंजेगी। तो आज ये साइकिल रैली निकाल के लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। और जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है और चीजों के दाम में इजाफा होगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष प्रवतून के कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी, उनके नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। साइकिल रैली निकाली गई है डोईवाला के प्रेम नगर से चौक बाजार होते हुए तहसील प्रशासन तहसील ऑफिस में ये लोग पहुंचे हैं। सारे एसडीएम को ज्ञापन दिया है और साथ ही प्रशासन से मांग की गई है कि महंगाई के खिलाफ कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। लगातार भारत सरकार पर भी कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि जब कांग्रेस के शासन में महंगाई बढ़ती थी तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बहुत बड़ा प्रदर्शन करती थी। तो इसी चीज को लेकर आज कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जताई है और कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि कम से कम डबल इंजन की सरकार महंगाई पे अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए राजकुमार अग्रवाल। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज सुबह कैंट विधानसभा क्षेत्र के बल्लूपुर चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। श्री सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार और त्रिवेंद्र सरकार का पुतला दहन किया। उसके बाद केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर जोरदार हमला बोला। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के लिए कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों को मुद्दे चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्षों को अपने अपने जिले की प्रमुख समस्याओं को चिन्हित करने और उस पर हुई सरकारी कार्रवाई का ब्यौरा भेजने के लिए कहा। इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने वर्ष 2017 में बीजेपी के चुनावी वायदे और वर्तमान सरकार द्वारा किए गए अमल को लेकर रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, कांग्रेस ने सरकार के 4 साल के कार्यकाल के खिलाफ चार्जशीट देने का निर्णय किया है। यह सरकार के गठन के 4 साल पूरे होने पर जारी की जाएगी। सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि चार्जशीट में राज्यव्यापी मुद्दों के साथ विधानसभावार और जिलावार मुद्दों को तवज्जो दी जाएगी। राजधानी देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक है आज। सचिवालय में शाम 4 बजे यह बैठक शुरू होगी। इस बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। कुंभ, सौभाग्य योजना समेत कई योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। आउटसोर्स में लगे कोरोना वॉरियर्स के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। आपको बता दें, आउटसोर्स में लगे कोरोना वॉरियर्स के कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने पर भी फैसला आज हो सकता है। देहरादून से बड़ी जानकारी, त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक है आज। तमाम मुद्दों को लेकर सचिवालय में शाम 4 बजे बैठक शुरू होगी। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इसमें कुंभ, सौभाग्य योजना समेत कई योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी। हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए फोन लाइन पर। जितेंद्र, त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक है आज, कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, चर्चा हो सकती है, क्या अपडेट है? जी, आज शाम को त्रिवेंद्र कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। 4 बजे से ये बैठक जो है वो सचिवालय में शुरू होगी और इस बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। कुंभ की अवधि कम करने से लेकर सौभाग्य योजना, फायरमैन नियमावली और राज्य में डिग्री कॉलेज खोलने के साथ ही आउटसोर्स में लगे कोरोना वॉरियर्स के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने पर कई सारे प्रस्ताव आए हैं। अब देखना है कि किन प्रस्तावों पे मुहर लगती है
और क्या कुछ शाम को कैबिनेट में एजेंडा और बढ़ता है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए जितेंद्र पेटवाल। तो आज कैबिनेट की अहम बैठक है और शाम 4 बजे बैठक शुरू होनी है। तमाम योजनाएं जिनको लेकर आज प्रस्ताव पास हो सकता है। हालांकि शाम को देखने वाली बात है कौन सी ऐसी योजनाएं होंगी जिनको लेकर हरी झंडी दे दी जाएगी। इसमें कुंभ सौभाग्य योजना की बात की जा रही है। आउटसोर्स में लगे कोरोना वॉरियर्स के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने पर भी बात हो सकती है। सचिवालय में शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इसमें सौभाग्य योजना, कुंभ की अवधि कम करना और कई योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों को लेकर यह फैसला सामने आया है। अब 100% कर्मचारियों को दफ्तर आना होगा। कोविड-19 के संक्रमण में कमी आई है, उसको देखकर यह फैसला लिया गया है। क्योंकि लगातार कोविड का संक्रमण कम होता जा रहा है और कोरोना काल से देश बाहर निकल रहा है। ऐसे में अब सरकार का यह बड़ा फैसला है। राज्य सरकार का यह अहम और बड़ा फैसला। ऑफिस में अब कर्मचारियों को आना होगा। 100% कर्मचारी ऑफिस में आएंगे। कोविड-19 के संक्रमण को कम होता देख ये फैसला लिया गया है। नगरपालिका गदरपुर में घटिया निर्माण कार्य को लेकर 2 सभासदों ने नगरपालिका के चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों ने चेयरमैन के खिलाफ निर्माण कार्यों में धांधली किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। नगरपालिका सभासद परमजीत सिंह पमा और मंजूर गुंबर ने गदरपुर नगरपालिका क्षेत्र में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता विहीन कार्य और निर्माण कार्य में धांधली का आरोप लगाया था, जिसके बाद आज गदरपुर नगरपालिका में एक जांच टीम जांच करने पहुंची है। गदरपुर नगरपालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। निर्माण कार्य जो हो रहे हैं उसमें जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें से ज़्यादातर कामों में मिट्टी लगाई जा रही है। बेस नीचे से गायब है। अभी एक धार्मिक संस्था की रोड बनाई गई तो उसमें नाली की मिट्टी डाल के उसका बेस बनाया गया। तो हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को जांच के लिए निवेदन किया था। उन्होंने एक कमेटी बना के, लेकिन कमेटी इतनी लेट पहुंची है कि अब तक तो साक्ष्यों से इन्होंने छेड़छाड़ करके सारे साक्ष्य पूरे करने की कोशिश करी है। लेकिन हम लोगों ने अभी कमेटी को यही कहा है कि आप लोग मौके पर चलें और मौके पर चल के देखें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और गदरपुर नगरपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करें। जनता के लिए जो पैसा आया है वो जनता के काम आए, ना कि भ्रष्टाचार में वो पैसा मतलब उस पैसे के बंदर बांटे। नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने टीम गठित करी थी आज से 4 महीने पहले। 4 महीने में आज पहली बार टीम यहाँ आई है, लेकिन तब भी मुझे आज बुलाया नहीं गया। मुझे खुद के सूत्रों से पता चला कि जहाँ जांच कमेटी आई हुई है, मैं तब यहाँ पहुँचा, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। यहाँ साक्ष्यों से भी छेड़छाड़ कर सकती है कमेटी। मुझे इससे भी डर है, क्योंकि जो जेई सिंचाई विभाग के हैं उसी सिंचाई विभाग के ही एक्शन यहाँ पे आए हुए हैं जाँच करने। आरोप मेरा यह है, जो भी निर्माण सामग्री लगाई जा रही है वो बिल्कुल गलत लगाई जा रही है और जितने भी टेंडर प्रक्रिया करी गई है वो अपने चाहिए ठेकेदारों को टेंडर देने के उसमें दी गई है। मेरा जांच टीम से ये निवेदन करने आया था कि मेरे साथ चल के साइड में एक बार जांच कर लीजिए। सरोवर नगरी नैनीताल में जब से नए पानी के मीटर लगाए गए हैं, जल संस्थान अपने मन मर्जी से जनता के ऊपर बिल लाद रहा है, जिसका आज व्यापार मंडल के सदस्यों ने विरोध किया और व्यापार मंडल चौक पर धरना प्रदर्शन किया। मजबूरन जल संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर आना ही पड़ा। लगातार बढ़ रहे पानी के बिलों को लेकर प्रांतीय व्यापार मंडल मल्टीलाल के व्यापारियों में काफी रोष है। इसको लेकर व्यापारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया और धरना प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई कि व्यापारी वर्ग के साथ साथ आम जनता के पानी के बिल जरूरत से ज्यादा आ रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। अभिनंदन हम करते हैं ये मलिताल व्यापार जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज तो हमारे बीच में है। और सर आपका अभिनंदन हम करते हैं ये मलिताल व्यापार। तो पानी के बढ़ते बिलों से नाराज लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। व्यापार मंडल के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया है। अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तस्वीरें भी आप देखिए। लगातार लोगों का कहना है कि पानी के बिल बढ़ाए जा रहे हैं,
उससे लोग परेशान हैं। ज्ञापन भी सौंपा गया व्यापार मंडल के सदस्यों के द्वारा और धरना प्रदर्शन भी किया गया है। उत्तराखंड के लोगों पर एक बार फिर से टैक्स की मार पड़ने वाली है। जी हां, डोईवाला के लच्छीवाला में बने टोल टैक्स बैरियर पर 18 फरवरी से टोल लेने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इस बार नए नियम के मुताबिक आपको टोल टैक्स फास्टैग लगवाकर देना होगा और अगर अपनी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर नहीं लगवाया तो जल्द से जल्द लगवा ले, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी पर टोल टैक्स के लिए फास्टैग नहीं होगा तो आपको दोगुना टैक्स देना पड़ेगा। हमारा देश विकास कर रहा है तो जनता टैक्स देने में कोई परेशान नहीं होगी, परंतु अगर टैक्स देने में अगर यदि स्थानीय लोगों को थोड़ी छूट मिलती है, जो अन्य राज्यों में छूट मिलती है कि 10 किलोमीटर तक के एरिए वाले को 150 रुपये का फास्टैग लगता है, जो हमने सुना है और हमने कई बार उसमें देखा भी है। इस तरह की हमें सुविधा मिले तो कोई डोईवाला में इस तरह कोई विरोध नहीं होगा, परंतु अगर स्थानीय लोग भी अगर 75 रुपये या 80 रुपये का अगर यहाँ से निकलेंगे या 275 रुपये फास्टैग लगाएंगे तो बड़ा भारी पड़ेगा। कई लोग तो ऐसे हैं कि हमारे यहाँ एक महीने में एक बार या 2 बार जाते हैं देहरादून और उनसे 150 रुपये या 275 रुपये उनसे ले जाएंगे तो उनके दिल बड़ा दुखेगा। और टोल बैरियर चालू हो रहा है, एक विकास की गाथा लिखी जा रही है डोईवाला विधानसभा में। तो जहां फास्टैग लागू हो चुका है, वहीं दूसरी ओर डोईवाला के लच्छीवाला में अब वहां पर रहने वाले लोग या फिर वहां से निकलने वाले लोगों को टोल टैक्स भी देना पड़ेगा और फास्टैग से ये टोल टैक्स देना होगा। फास्टैग का स्टिकर अगर गाड़ियों पर नहीं लगा तो लगवा लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और आपकी गाड़ी इस टोल टैक्स से टोल प्लाजा से गुजरी तो आपको दोगुना टैक्स देना पड़ेगा। एक बार फिर से टैक्स की मार पड़ने वाली है और ऐसे में टोल टैक्स देने के लिए अब तैयार होना होगा लच्छीवाला से इस टोल प्लाजा से गुजरने वाले लोगों को। आपको बता दें, फास्टैग के जरिए टोल कलेक्ट किया जा रहा है और अगर गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा होगा, अगर स्टिकर मौजूद नहीं होगा तो दोगुना टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। डोईवाला से हमारे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। राजकुमार, टोल टैक्स देने के लिए अब डोईवाला के आसपास जो भी लोग वहां से निकल रहे हैं उनको देना होगा और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से लोगों पर टैक्स की मार पड़ने वाली है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कल 18 फरवरी से जो डोईवाला के पास लच्छीवाला में टोल टैक्स बनाया गया है उस पर वसूली का काम शुरू हो जाएगा। तो इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी है। खासकर अगर हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस ने अभी एक बैठक करके रणनीति बनाई है कि कल टोल बैरियर पर जैसे ही टोल लेना शुरू होगा तो कांग्रेस भी अपना प्रदर्शन करेगी वहां पे और टोल का विरोध करेगी। तो तमाम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो 10 या 20 किलोमीटर की परिधि में लोग आ रहे हैं उनको टोल टैक्स में छूट दी जाए। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी जो बातें निकल के सामने आ रही है वो ये कि जो स्थानीय लोग हैं और जो UK 07 यानी देहरादून के RTO में रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनको पास की व्यवस्था की जाएगी। आपका 275 रुपये का पास बनेगा जो कि 1 महीने तक वैलिड होगा। तो इसके लिए तमाम व्यवस्था की गई है, लेकिन क्योंकि लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से सुविधाएं वहाँ टोल टैक्स केंद्र पर जुटाई जाए तभी ये टोल टैक्स शुरू हो। लेकिन क्योंकि कल से टोल टैक्स शुरू होने जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसका विरोध भी कल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड के लोग हैं उन पर टोल टैक्स की मार पड़ने वाली है। लगातार खबरें जैसे कि आ रही हैं प्रशासन की तरफ से निकल के कि कल से टोल टैक्स के लिए बहुत जरूरी है कि आपको फास्टैग लेना होगा। अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा होगा तो उसको डबल टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जैसे कि भारत सरकार चाहती है कि जो लेन देन है वो डिजिटल हो, तो उसी का असर यहाँ देखने को मिल सकता है कि कल शुरुआती दौर है किस तरह से लोग फास्टैग लगाते हैं। अगर जो फास्टैग नहीं लेगा तो उसको डबल जुर्माना भी यहाँ पे पड़ेगा। तो इन सब का रणनीति तैयार प्रशासन भी कर रहा है कि कैसे कल से काम शुरू हो, क्योंकि टोल टैक्स वसूली भी बहुत जरूरी है कि विकास कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है कि टोल टैक्स से कैसे लोगों को बचाया जाए। तो कई सारे चीजें देखने को मिलेंगी कल जब शुरुआती दौर में टोल टैक्स की प्रक्रिया शुरू होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियां तक पहुंचाने के लिए राजकुमार अग्रवाल। उधम सिंह नगर जिले में हो रहे अवैध खनन की शिकायत के बाद जिले के SSP ने चौकी इंचार्ज सहित 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। अब सुल्तानपुर पट्टी चौकी की कमान उप निरीक्षक कमाल हसन को सौंप दी गई है। SSP ने कहा कि अगर जनपद में कोई पुलिसकर्मी कार्य में लापरवाही बरतेगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SSP ने
चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया है। अवैध खनन में पुलिसकर्मी लिप्त थे, इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। सुल्तानपुर पट्टी की शिकायतें आ रही थी, इसमें जो वहाँ का जो सर्किल अफसर है उसे जांच कराया गया, तो वो जांच कुछ तथ्य सामने आए थे, इसलिए मैंने पूरी चौकी को मैंने लाइन हाजिर कर दिया। इसमें वहाँ का जो चौकी प्रभारी है और कुछ कांस्टेबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे सहयोगी शाहिद खान जुड़ गए फोन लाइन पर। शाहिद, एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। अवैध खनन में लिप्त होने का मामला सामने आया, पुलिसकर्मियों को क्या जानकारी है? मोनिका बनाओ जब ये सुल्तानपुर पट्टी चौकी पड़ती है, यहाँ पर लगातार एसएसपी को अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, तो उन्होंने यहाँ के वहाँ पे सीएसटी के द्वारा जांच कराई, तो जांच से पता लगा कि चौकी इंचार्ज और सिपाही के द्वारा जो है अवैध खनन की जो गाड़ियां निकलती हैं उसको ढंग से चेक नहीं किया जा रहा था। उसी को लेकर उन्होंने पूरी चौकी को लाइहाजी कर दिया है और नए चौकी इंचार्ज कमल हसन को बनाया गया है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शाहिद खान। उधम सिंह नगर के गदरपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए कुछ लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक शादी में आए बारातियों की कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया है। उनको कॉल आई थी कि यहाँ पे सूरजपुर का एक्सीडेंट हो गया है कार और ट्रैक्टर ट्राली का। तो हम जब 3 मौके पे पहुंचे तो 2 जने ऑन द स्पॉट खत्म मिले हमें, जो इनको फटाफट यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में ले आए। तो सड़क हादसा हुआ है। दो लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। के मुताबिक शादी में आए बारातियों की कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया है। सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 की मौत हुई है। हरिद्वार में पुलिस लाइन से लौट रहे 2 पीआरडी कर्मियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें दोनों पीआरडी के जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद राहगीरों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल भर्ती करा दिया, जहां पर उनकी हालत को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के चंदौली का रहने वाला था और ट्रक ड्राइवर के साथ काम कर रहा था। फिलहाल खुदकुशी के इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। सुबह 3:30 बजे सूचना आई थी कि ट्रैक पे कोई आदमी कटा मृतक मिला है, तो उसमें थाने की पुलिस गई। इसके पास से एक आधार कार्ड बरामद हुआ था जिसकी तस्दीक की गई, तो इसका नाम अब्दुल रहमान तस्दीक हुआ। ये चंदौली का रहने वाला है। इसमें इसका जीजा साथ में ही था। ये टाटा कंपनी है, उसमें कोई माल सप्लाई करने आए थे, तो काफ़ी दिन से यहाँ थे। शायद उसी संबंध में यहाँ रुके थे। बाकी पंचायतनामा भरा जा रहा है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मसूरी को पर्यटन सीजन के लिए तैयार करने के लिए तमाम विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत माल रोड को खूबसूरत बनाए जाने को लेकर तारों के जाल से निजात दिलाने का काम भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत बिजली के सभी तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। इसके साथ ही माल रोड को रंग बिरंगी लाइटों से सजाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन माल रोड में सैलानियों के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने के लिए साइकिल रिक्शा चलाए जाते हैं, जिनकी हालत अब बद से बदतर हो चुकी है। वहीं साइकिल रिक्शा चालकों का यह कहना है कि लॉकडाउन के बाद से उनकी हालत ठीक नहीं है।
हैं। लॉकडाउन के दौरान उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, वहीं अब कुछ काम चला है जिससे वो अपने पेट के साथ अपने बच्चों को खाना खिला पा रहे हैं। अब रिक्शा चालकों ने मसूरी के विधायक और सरकार से मांग की है कि उनको आर्थिक मदद दी जाए जिससे उनके हालात सुधर पाएं। साहब जब से लॉकडाउन लगा तब से तो बहुत ज़्यादा ही हो रखा है और फिर हमारी हालत भी बहुत ख़त्म हो रखी है। अब क्या करेंगे, हम भी कर नहीं सकते। पालिका प्रशासन के लिए हम अनुरोध कर सकते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो विधायक हो, पालिका परिषद हो, कोई भी हो, हमारा कर सकते हैं, रिक्शों को पता कर सकते हैं। बाकी लॉकडाउन की वजह से हम तो बहुत कंगाली में आ रखे हैं। फिर टूरिस्टों को बैठाते हैं तो कोई यहाँ से बोलते हैं भैया तुम्हारे रिक्शे अच्छे हैं, सरकार के द्वारा चलते हैं तो सरकार को कराना चाहिए इन रिक्शों को फिर फेरें। हम तो बोलते हैं कि नगर पालिका के अंदर चलते हैं तो बोलो उनकी सारी देखभाल इनको ही करनी पड़ती है, लेकिन वो करते नहीं। आज तक तो किया नहीं, पर शायद आप कर सकते हैं अगर देखो अनुरोध। साल भर से कोरोना काल में लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, अभी पैसे भी नहीं रिजर्व जो कि हम अपने रिक्शा ठीक कर सकें। रोजगार अब शुरू हो रहा है, साल भर से बैठ रहे हैं, कहीं से कोई सहायता अगर हमारे विधायक या हमारी सरकार हमारी हेल्प करे, क्योंकि माल रोड में सुंदर पर्यटक घूमता है और सुंदरता ही चाहिए मसूरी में। और ये जो रिक्शाओं की हालत है अच्छी हिसाब हो जाए हमारे रिक्शाओं का, ताकि टूरिस्ट को ये लगे कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, हम खुश होकर घूमें और शहर में बड़े खुश होकर आते हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।